हेलो फ्रेंड्स, लर्न एस्ट्रोलॉजी विद अनिल कौशल में आपका स्वागत है। आज हम लेसन नंबर 7 की बात करेंगे। जो पहले से मेष राशि से संबंधित अवलोकन चल रहे हैं उन पे आगे बात होगी। 15 अवलोकन, 15 टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशंस आप पहले देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में आपको और 5 नए ऑब्जर्वेशंस के बारे में बताया जाएगा, इसलिए आपसे निवेदन है अंत तक बने रहिए। चलिए बात करते हैं लेसन नंबर 7 की। 16 नंबर अवलोकन बोलता है चतुर्एश, चौथे घर का स्वामी, और नवमेश, 9वें घर का स्वामी यदि आपस में परिवर्तन में आ जाएं तो राजयोग तो देते हैं, लेकिन वहां पे 6-8 का योग बनता है, वो अच्छा नहीं समझा जाता। इसका मतलब क्या रहेगा? ये मेष राशि का लग्न है, ये आपका असेंडेंट है मेष राशि का, एरी साइन है, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, यहाँ पे 4 नंबर राशि है, कैंसर राशि है जिसको हिंदी में कर्क राशि बोलते हैं। 5 नंबर घर है, 6 नंबर घर है, 7 नंबर घर है, 8 नंबर घर है, 9 नंबर घर है। चतुरेश और नवमेश का परिवर्तन राजयोग तो देता है। चौथे घर का स्वामी यहाँ पे कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा, बोलता है यदि 9वें घर में आ जाए, और 9वें घर का स्वामी यहाँ बृहस्पति बनेगा क्योंकि यहाँ 9 नंबर राशि बनती है। आपस में यदि एक दूसरे के घर में आ जाएं तो बहुत बढ़िया राजयोग देते हैं। जैसे चंद्रमा को हमने 9 नंबर घर में बिठा दिया और बृहस्पति को हम चौथे घर में ले गए, राजयोग तो बना। हर चीज देखने को मिलती। केंद्र का स्वामी ट्राइन का स्वामी केंद्र में, बहुत बढ़िया देखने के लिए लगता है। लेकिन यदि हम यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इसी योग के फ्रक्टिफाई पूरे ना होने के कारण क्या है? वो है यदि हम इसको पहला घर माने, इसको दूसरा घर माने, इसको तीसरा घर माने, इसको चौथा माने, इसको 5वां माने, इसको 6ठा माने, तो ये षष्ठाष्टक योग होता है। जब हम इसको एक मानेंगे, एक दूसरे से दूरी, इसका मतलब एक दूसरे से दूरी कितनी है। जब चंद्रमा को 1 माने, 2 माने, 3 माने, 4 माने, 5 माने, 6 माने और 5 यहाँ पे आएगा, सॉरी। जब हम चंद्रमा वाले घर को 1 माने, आगे 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे आ गया 6 नंबर, यहाँ पे आ गया 7 नंबर, यहाँ का 8 नंबर। अब हम यदि बात करेंगे तो चंद्रमा मून अपने स्थान से 6ठे स्थान पे गया है, और जो बृहस्पति है 9वें घर का स्वामी, वो 8वें स्थान पे गया है, जो अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता। जैसे इनका आपस में षष्ठाष्टक योग हो गया, 6 और 8 का रिश्ता हो गया 6-8 का, जो ये अच्छा रिश्ता नहीं माना जाता। इसलिए ये जो राजयोग होकर भी फ्रक्टिफाई नहीं होते, ऐसे राजयोग देखने के लिए मात्र रह जाते हैं और फ्रक्टिफाई नहीं हो पाते। ये समझाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। अब बात करते हैं रूल नंबर 17 की। रूल नंबर 17 बोलता है बृहस्पति शनि नवम में या बृहस्पति नवम में और शनि तीसरे में समृद्धि के लिए अच्छे हैं, शुभ हैं। मतलब बृहस्पति शनि दोनों ही यदि हम बिठा देते हैं, ये 9वां स्थान है, यहाँ पे बृहस्पति को और शनि को बिठा देते हैं, ये बहुत अच्छे हैं सुख और समृद्धि के लिए। क्यों अच्छे हैं? तो यहाँ पे 2 नंबर राशि है, यहाँ पे 3 नंबर राशि है। एरीज लगन वालों के लिए 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर। तो यहाँ पे 10 नंबर क्या है? केंद्र का स्वामी, केंद्र हो गया, केंद्र का स्वामी शनि, केंद्र स्वामी शनि यहाँ बैठा है। ट्राइन का स्वामी बृहस्पति खुद अपने ही घर में बैठा है। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया समृद्धि का योग बनता है। और दूसरे कैसे बनता है? यदि इनमें से एक ग्रह बृहस्पति को 9वें घर में रखते हैं और शनि तीसरे घर में चला जाता है, ये योग आप नोट कर लो। अब बात करते हैं इसको दूसरी की बात करते हैं। दूसरे का कैसे बनता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसी का दूसरा पार्ट है बृहस्पति अपने घर में यहाँ बिठा दिया 9वें घर में, और जो शनि है, जो सैटर्न है, सैटर्न को हमने सामने वाले घर में तीसरे घर में बिठा दिया। तो यहां से सैटर्न भी 7वीं दृष्टि से 9वें घर को देख रहा है
और बृहस्पति भी 7th दृष्टि से तीसरे घर को देख रहा है। तो ये कंप्लीट वही हिसाब हो गया कि केंद्र का स्वामी और ट्राइन का संबंधी स्वामी आपस में संबंध बना के बैठे हैं, तो ये भी एक समृद्धि योग ही कहा जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 18 की। पॉइंट नंबर 18 बोलता है सूर्य और चंद्रमा मेष राशि में निर्भक, भयमुक्त, अधीर, आक्रामक और पहल करने वाला इंसान बनाते हैं। तो यहां बोलना पड़ेगा कि ये सैटर्न है, ये सूर्य है। सूर्य को भी हमने बिठाया एरीज राशि में, लगन में, और चंद्रमा को भी हमने यहीं बिठा दिया लगन में। ये एक निडर, निर्भक, इनिशिएट करने वाले, जो डरते नहीं किसी से, भय मुक्त इंसान होते हैं और आक्रमण करने वाले होते हैं। इसका मतलब कैसे हो गया? ये सूर्य यहाँ उच्च राशि का है, सूर्य यहाँ कालपुरुष की कुंडली में अच्छा माना जाता है। चंद्रमा यहाँ मंगल की राशि में आ गया है। मंगल निडर होता है, मंगल निर्भय होता है, मंगल आक्रामक होता है, मंगल उत्साहित होता है, इनिशिएट करने वाला होता है। इसलिए जब दोनों सूर्य और चंद्रमा, सूर्य आत्मा होती है, चंद्रमा मन होता है, जब किसी का सूर्य और आत्मा, किसी का मन चंद्रमा, जब दोनों ही ऐसी राशि में बैठे हों जो एक बढ़िया राशि है, निर्भक राशि है, किसी से डरने वाली नहीं, तो ये इंसान को और भी ज़्यादा हौसले वाला बना देते हैं। ये हो गए 18 नंबर साइन। 17 बोल दिया, 16 बोल दिया। अब बात करते हैं 19 नंबर अवलोकन की, 19 नंबर ऑब्जर्वेशन की, 19 नंबर रूल की। तीसरे भाव में बुध शुक्र यदि दुष्प्रभावित ना हो तो जातक को एक अच्छा संगीतकार बनाते हैं। ऐसा क्यों लिखा? तीसरे घर में, तीसरा घर होता है कम्युनिकेशन का, तीसरा घर होता है जुबान का, तीसरा घर होता है गाने का, तीसरा घर होता है परफॉर्मेंस का, तीसरा घर होता है मल्टीपल टैलेंट का। जब आवाज़, लिखना, आपकी हैंडराइटिंग तीसरे घर से देखी जाती है, आपकी आवाज़ तीसरे घर से देखी जाती है। जब यहाँ पे बुध और शुक्र इकट्ठे हो जाते हैं, बुध क्या है? बुध कम्युनिकेशन का मालिक है, तीसरे घर का स्वामी। बुध यहाँ तीसरे घर में ही बैठ गया। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र को कला का स्वामी बोलते हैं, शुक्र को मधुरता का स्वामी बोलते हैं, मीठेपन का कारक है शुक्र। तो वो जब शुक्र बुध के साथ मिलता है, जुबान को सुरीली बना देता है। सुरीलेपन का कारक, रस का कारक जो है वो शुक्र है। तीसरा घर गाने का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है, लिखने का कारक है। ऐसे व्यक्ति यदि लिखेंगे तो उनके लिखने में भी बहुत स्वाद, मिठास होगी, बोलेंगे तो बोलने में भी बहुत मिठास होगी। ये कला का घर है, कला का प्लैनेट है शुक्र, बुध कम्युनिकेशन का प्लैनेट है। ऐसे बंदे अपनी कला को कम्युनिकेट करते हैं, और कम्युनिकेट करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है सिंगिंग। अपने अंदर की जो क्रिएशन है उसको बाहर निकालते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे सिंगर और अच्छे राइटर बन सकते हैं। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 20 की, ऑब्जर्वेशन नंबर 20 की, अवलोकन नंबर 20 की। ये बोलता है यज्ञपि शुक्र मार्क बनता है लेकिन जातक को मारता नहीं है। एरी साइन के लिए जो शुक्र प्लैनेट है, एक तो ये दूसरे घर का स्वामी है, ये एक मार का स्थान है, और एक 7वें घर का स्वामी है, ये भी मार का स्थान है। ये शुक्र कहीं भी बैठा हो तो इसको बोलेंगे शुक्र मार का है, लेकिन ये शुक्र किसी को मारता नहीं है जब तक ये किसी बुरे प्रभाव में ना हो। बुरा प्रभाव कैसे होता है? शुक्र 6, 8, 12 में बैठा हो तो ये इंसान को शुगर दे देता है। शुगर एक स्लो पॉइजन है, स्लो किलर है, धीरे धीरे इंसान को मार ही देता है। शुक्र किसी ऐसी जगह बैठा हो जिससे वो दूषित हो रहा हो, राहु के साथ बैठ गया, शुक्र केतु के साथ बैठ गया, शुक्र बुध के साथ बैठ गया, और शुक्र और बुध इकट्ठे ही जैसे यहाँ बैठे हैं, बुध ये राहु के साथ पीड़ित हो गए। तो बुध स्किन का होता है, शुक्र लश्चर का होता है, खूबसूरती का होता है, वो आपकी चमड़ी की खूबसूरती खराब कर देता है, कहीं ना कहीं एलर्जी दे देता है। जब तक ये शुक्र पीड़ित नहीं होगा तब तक ये मारका होकर भी इंसान को मारेगा नहीं। इसका कहने का मतलब ये है। तो
आज मैंने आपको बताया 16 नंबर पॉइंट, 17 नंबर पॉइंट, 18 नंबर पॉइंट, 19 नंबर और 20 नंबर। वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए मैं अपने अवलोकन को यहीं समाप्त करूंगा। एक वीडियो और इसी अवलोकन पे आपको देखने को मिलेगी, बहुत जल्दी मिलेगी। वो लेसन नंबर 8 के नाम से आएगी। अब आपसे गुजारिश है कि यदि ये अवलोकन, यदि ये ऑब्जर्वेशन का एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो कृपया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है, आपके शेयर करने से आपको भी फल मिलता है कि ये ज्ञान दूर दूर तक लोगों के पास पहुंचता है। थैंक यू वेरी मच।